हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं एमसीक्यूज़ की सीरीज़। अब जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है रिलेटेड विद द फाइन आर्ट्स, वेदर इट्स CUET, तो आप CUET के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो चैप्टर वाइज हम ये वीडियोस लेके आ रहे हैं कि हर चैप्टर में से जितनी भी तरह के MCQs मैक्सिमम हम समझ सकते हैं या निकाल सकते हैं तो वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। बट ये वीडियो इक्वली रेलिवेंट है अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रिलेटेड टू फाइन आर्ट्स दे रहे हैं, चाहे वो हम CUET से शुरू करके PhD का किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है या आपका UGC का एग्ज़ाम है, ये इक्वली रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि आजकल क्वेश्चंस की टाइप हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लगभग एक जैसा रहता है। सो आप उनके लिए भी इसको तैयारी का एक फाउंडेशन ले सकते हैं। अब जो नॉर्मली कॉम्पिटिटिव में आपको क्वेश्चंस आते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि सिंपल एक MCQ बन गया और उसी के आपको आंसर्स देने हैं। तो MCQs में भी फर्दर टाइप्स होते हैं। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव अगर आपको क्रैक करना है तो आपको क्वेश्चंस का टाइप का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो पहला अगर हम लें तो हमें एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं या कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हम कह सकते हैं, वो आते हैं। सेकेंड कैटेगरी रहती है हमारी असर्शन रीज़न बेस्ड, कि जो क्वेश्चंस आपने जैसे असर्शन और उसका रीज़न या उसका क्या कारण और उसका क्या दावा है, तो वो उस तरह के क्वेश्चंस हमारे रहते हैं। फिर हमारा आता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। तो कोई भी स्टेटमेंट रिलेटेड टू आर्ट वर्क, रिलेटेड टू द पीरियड, रिलेटेड टू द इरा, रिलेटेड टू द एम्परर, एनीथिंग दे माइट आस्क यू, और उसमें से हमको ये देखना होता है कि करेक्ट आंसर क्या करना है। फिर केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, कि कुछ ऐसा केस या आपको स्टेटमेंट्स दे दिया गया कि जिसमें से आपको इवैल्यूएट करना है या गेस करना है कि ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये उससे रिलेटेड उन्होंने जो क्वेश्चन पूछे गए होंगे उनके आपको आंसर्स देने हैं। और फिर हमारा रहता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला क्वेश्चन, कि उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस रहते हैं, चाहे वो एम्परर्स की क्रोनोलॉजी पूछी जाए, मैन्यूस्क्रिप्ट्स की पूछी जाए, टाइम पीरियड्स ऑफ डिफरेंट आप सब स्कूल्स या स्कूल्स पूछे जाएँ, तो इस तरह के कुछ भी क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस हमारे रहते हैं। और फिर हमारा आता है कि विजुअल एनालिसिस टाइप क्वेश्चन, कि जिसमें आपको कोई फोटोग्राफ दे रखा होता है और उसमें हमको गैस करना होता है उस आर्ट वर्क से रिलेटेड जो भी हमसे पूछा जाता है। सो कुल मिला के कॉम्पिटिटिव में इतने तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि कोई भी चैप्टर अगर आपको पढ़ना है तो आपको ओवरऑल इस तरह की तैयारी उस चैप्टर में से करनी है। अब हम क्या लेके चलेंगे, हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। जैसे हमने NCERT पहला ले लिया, तो NCERT में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर हमें दे रखा गया है सो मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग ट्रेडिशन है, जिसमें से आपका मिनिएचर पेंटिंग्स के जैसे अर्ली इरा हमारा, चाहे पाल स्कूल लें, जैन स्कूल लें, वेस्टर्न इंडियन स्कूल लें, या किस तरह से वो शुरू हुआ ट्रेडिशन, किस तरह की पेंटिंग्स होती थी, किस पे बनाई जाती थी। तो कोशिश की है कि चैप्टर में से जितने क्वेश्चंस फ्रेम हो सकें उतने आपके लिए लाए हैं। सो आप उस हिसाब से देख लीजिए, पहले चैप्टर पढ़ना है तो उसके बाद इनको प्रैक्टिस करें, साथ में कोशिश करें देख के अटेम्प्ट करने का कि कितना है। और अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो पहले आप क्वेश्चंस एक बार देख लें और उसके बाद उस चैप्टर को पढ़ना शुरू करें, सो दैट आप बेटर क्लैरिटी से वो चैप्टर पढ़ सकें और हमारा टाइम वेस्टेज ना हो। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट मी स्टार्ट डायरेक्टली विद द क्वेश्चंस, क्योंकि अगर हमको किसी भी चैप्टर के 100 क्वेश्चंस भी डिस्कस करने हैं तो बच्चा उतना ही डिस्कशन में भी टाइम जाता है और वीडियो लंबा हो जाता है। तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि जितना जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चंस को हम डिलीवर कर सकें आप तक, तो वो कोशिश करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम चैप्टर में देखें मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग ट्रेडिशन में, our first question is the Chitra Sutra, considered a foundational source book of Indian painting, is found in which text? किस में लिखा गया है? ये वाली स्टेटमेंट आपके बुक में दे रखी है तो ध्यान से पढ़ें। विष्णु धर्मोत्तर पुराण, अर्थशास्त्र, नाट्यशास्त्र, अमरकोश। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा नाम है जो आपने बुक में पढ़ा है और जिसमें लिखा है कि चित्रसूत्र के बारे में बात की गई है? सो हमने ये पढ़ा है विष्णु धर्मोत्तर पुराण के 3rd खंड, मतलब तीसरा जो खंड है उसमें ये बात की गई है और मेंशन किया गया है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विष्णु धर्मोत्तर पुराण विच कंटेन्स द चित्रसूत्र इज डेटेड टू द, कौन सा टाइम पीरियड है? 3rd सेंचुरी, 5th सेंचुरी, 7th सेंचुरी और 9th सेंचुरी। सो द करेक्ट आंसर इज B, 5th century. The Chitra Sutra is contained within which specific part of the Vishnu Dharmottara Puran?
5th कांड, 2nd कांड, 3rd कांड, 4th कांड। जैसे मैंने पहले भी बोला कि मैंने कांड का पहले भी मेंशन करा, तो क्वेश्चन किसी भी तरह से आपको कांड के बारे में पूछ के उस पुराण के बारे में पूछा जा सकता है या वाइसा वर्सा हम पूछ सकते हैं। चित्रसूत्र इज कंटेन्ड विद इन विच स्पेसिफिक पार्ट ऑफ विष्णु धर्मोत्तर पुराण। तो पहले तो हमने पूछा ये किस में है, तो हमने ये पढ़ा विष्णु धर्मोत्तर पुराण में से है। तो जो ये पुराण है वो किस टाइम पीरियड का है वो हमने डिस्कस किया। अब हमने पूछा कि ये जो कांड इसमें जिसमें ये चित्रसूत्र के बारे में बात की गई है तो वो कौन से कांड में है, 1st, 2nd, 3rd और 4th। सो द करेक्ट आंसर इज सी, the 3rd कांड। Then the next question is which of the following is not one of the 6 limbs of painting described in चित्र सूत्र। तो इनमें से कौन सा 6 limbs में से, जो षडंग 6 limbs ऑफ इंडियन आर्ट है, 6 कैनन्स ऑफ इंडियन आर्ट है, उनमें से नहीं है। ये तो सब बच्चों को आता होगा। रूप भेद, लावण्य योजना, वर्णिका भंग और चित्रसूत्रा। तो आपको पता है रूप भेद भी 6 लिम्ब है, लावण्य योजना भी उसका पार्ट है, वर्णिका भंग भी उसका पार्ट है। तो चित्रसूत्र नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं। सो थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, आपको आ जाएगा। आप अंडरस्टैंडिंग रखेंगे इन क्वेश्चंस के तो कोई इतना मुश्किल नहीं है ये। नेक्स्ट है द टर्म प्रमाण एज अ लिम्ब ऑफ पेंटिंग रेफर्स टू। तो अगर आपको 6 लिम्स आते हैं तो मुझे लगता है आपको ऑप्शन पढ़ने का भी ज़रूरत नहीं है। प्रमाण किस चीज़ को कहा जाता है, लुक्स एंड अपीयरेंस को, कि मेजरमेंट, प्रोपोर्शन और स्ट्रक्चर को, रिजेम्बलेंस को या एक्सप्रेशन को। सो करेक्ट आंसर इज मेजरमेंट, प्रोपोर्शन एंड स्ट्रक्चर। प्रमाण प्रोपोर्शन की बात होती है इसमें। द टर्म सादृश्य एज अ लिम्ब ऑफ पेंटिंग रेफर्स टू। अब यहाँ पे पूछा गया है कि सादृश्य जो 6 लिम्स में से एक लिम्ब है, इसका क्या मतलब है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। सो सादृश्यम मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज रिजेम्बलेंस, सिमिलिट्यूड, सेम, एक जैसा। तो रिजेम्बलेंस इसका करेक्ट आंसर है। जो इजी क्वेश्चंस हैं उनकी मैं चारों ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगी बेटे। सो जिसमें मुझे लगेगा कि आई हैव टू एक्सप्लेन यू द थिंग्स, जिसमें बहुत क्लोजली एक कन्फ्यूजन हो सकता है, सो उन चीज़ों को हम आपके साथ डिस्कस करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टर्म वर्णिका भंग एज वन ऑफ द 6 लिम्ब ऑफ पेंटिंग रेफर्स टू लुक्स एंड अपीयरेंस, एक्सप्रेशन, मेजरमेंट एंड प्रोपोर्शन, यूज ऑफ ब्रश एंड कलर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज यूज ऑफ ब्रश एंड कलर्स। वर्णिका भंग और जो यूज़ ऑफ कलर्स एंड ब्रशेस हैं, जो तूलिका जिसको हम कहते हैं ब्रशेस को, और रंगों के प्रयोग को इस मतलब 6 लिम्ब के उस पार्ट का ये इस लिम्ब के अंडर वर्णन है। द टर्म भाव एज वन ऑफ द 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग रेफर्स टू। तो भाव आपको पता ही है, एक्सप्रेशन है, तो वहाँ से भी क्लियर हो सकता है कि करेक्ट ऑप्शन इज एक्सप्रेशन। द टर्म लावण्य योजना एज 6 लिम्ब refers to resemblance, measurement, use of brush and aesthetic composition। सो अब तक तो जितने हो गए हैं उनमें से भी एक ही बचता है, aesthetic composition। लावण्य, लावण्य होता है खूबसूरती, aesthetics मतलब ब्यूटी, ठीक है। सो लावण्य योजना मीन्स aesthetic composition। What distinguishes manuscript illustration from mural painting in terms of their intended use? Manuscript illustration were handheld and observed from close distance, not intended for wall। कि manuscript illustration जो थी, जो manuscript illustrations हैं वो mural painting से कैसे अलग हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट जो हैं वो हाथ से हम पकड़ते हैं, ना कि दीवारों पे बनाई जाती हैं, और मैन्यूस्क्रिप्ट इलस्ट्रेशन बड़े साइज़ में होती हैं। सी, म्यूरल पेंटिंग पोर्टेबल है, मतलब हम यहाँ से वहाँ लेके जा सकते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट से ज़्यादा पोर्टेबल है। और 4th है मैन्यूस्क्रिप्ट इलस्ट्रेशन डिड नॉट कंटेन एनी टेक्स्ट। तो बच्चा मैन्यूस्क्रिप्ट इलस्ट्रेशन में टेक्स्ट भी था, पोर्टेबल म्यूरल नहीं होता है। मैन्यूस्क्रिप्ट इलस्ट्रेशन बड़ी साइज़ की हैं, ये भी नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ 1, कि जिसमें हम हाथ से पकड़ के मैन्यूस्क्रिप्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं, एंड म्यूरल वो होते हैं जो दीवारों पे बनाए जाते थे। A colophon page in a manuscript painting set is significant because it। अब अगर आपको कॉलोफन पेज का पता है तो दैट मीन्स कि जिसमें ना एक डिटेल्स लिखे होते हैं कि पेंटर या जिस टाइम पीरियड पे वो बनी या जिस प्लेस पे वो बनाई गई, उसका जो डिटेल लास्ट में एक पेज ऐड रहता था। तो इन्होंने वो पूछा है कि वो जो है
इज सिग्निफिकेंट बिकॉज कंटेन्स द फाइनेस्ट आर्ट वर्क ऑफ द इंटायर सेट। क्या उसमें सबसे खूबसूरत काम होता था? या फर्निशेज इंफॉर्मेशन अबाउट द पेट्रन आर्टिस्ट, स्क्राइब, डेट एंड प्लेस। अभी तो मैं एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ, तो आपको पता चल गया होना है कि इसका ऑप्शन यही है कि इसमें पेट्रन आर्टिस्ट, स्क्राइब लिखा रहता था और डेट एंड प्लेस इसमें मेंशन रहती थी। सर्व एज अ टाइटल पेज, ये टाइटल पेज नहीं होता। कंटेन्स द रिलीजियस इन्वोकेशन फॉर बिगिनिंग द टेक्स्ट, ऐसा भी नहीं है। तो जैसे मैंने बोला इसमें वो डिटेल रहती है, तो ये उस पेज के बारे में बोला जाता है, तो उस पेज को ये कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग सेट वर ऑर्गेनाइज्ड एज थीमेटिक सेट्स, मीनिंग मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग सेट वर ऑर्गेनाइज्ड एज थीमेटिक सेट्स, मीनिंग इसका क्या मतलब है? ईच पेंटिंग कवर्ड मल्टीपल अनरिलेटेड थीम, painting from different text were combined into one set, each set comprised several loose folios corresponding to a single text like Ramayana or Bhagavad Puran, or each set contained only one single folio with all themes। तो देखें बच्चा, मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग, तो सबसे पहले आपको किसी भी चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग के लिए ना आपको समझना है कि व्हाट इज मिनिएचर पेंटिंग, इनका प्रोसेस क्या रहता था, इनकी जो बुकलेट फॉर्म होती थी, मैन्युस्क्रिप्ट किस वे में फॉर्म की जाती थी, ऊपर के कवर को, नीचे के कवर को क्या कहा जाता था, पेंटिंग्स किस फॉर्मेट में रहती थी। तो ये क्या सब मिक्स रहता था कि कुछ भी बना दे तो उसके ऊपर बना रहता था? नहीं, ये थीम बेस्ड होती थी। सो इसमें भी करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन सी। ईच सेट कॉम्प्राइज सेवरल लूज फोलियोज, लूज बनते थे ना, अलग अलग शीट्स पे, पहले पाम लीफ पे बनती थी, फिर पेपर आया, पेपर पे बनना शुरू हुई, तो उनको फोलियोज कहा जाता है, जो सिंगल सिंगल पेजेस होते थे। सो उनको कंबाइंड करके एक सेट बनाया जाता था। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। पेंटिंग्स वर डिस्पर्स्ड अक्रॉस डिफरेंट रीजन ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट गिफ्टेड एज अ पार्ट ऑफ प्रिंसेसेस डाउरीज, एक्सचेंज एज अ गिफ्ट बिटवीन किंग एंड कोर्टियर्स, डाउरी का सिस्टम था उसमें दी जाती थी, या गिफ्ट एक्सचेंज की तरह किंग और कोर्टियर्स देते थे एक दूसरे को। कैरिड बाय पिलग्रिम्स, मॉन्क्स, ट्रेडर्स एंड नरेटर्स, तो क्या ये मॉन्क्स और ट्रेडर्स भी इधर उधर इन बुक्स को लेके जाते थे? या सिस्टमेटिकली कैटलॉग्ड एंड सेंट टू नेशनल म्यूजियम। सो पहली बार जिस वक्त का ये काम है, कोई नेशनल म्यूजियम उस वक्त नहीं थे। सो इन्होंने पूछा है कि पेंटिंग्स अलग अलग रीजन्स में गई या पहुंची तो किस वजह से, एक्सेप्ट सिस्टमेटिकली कैटलॉग्ड एंड सेंट टू नेशनल म्यूजियम, इस रीज़न से नहीं भेजी थी। या तो वो प्रिंसेसेस की डाउरी में जाती थी, या वो कोर्टियर्स यहाँ वहाँ लेके जाते थे, या मॉन्क्स थे या जो जाते थे यात्राएं करते थे वो अपने साथ इन बुक्स को लेके जाते थे। तो ये 3 रीज़न सही हैं और डी करेक्ट, मतलब वैसे करेक्ट आंसर ये है क्योंकि उन्होंने सिर्फ हमसे पूछा है किस वजह से नहीं थी, तो ये करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। द वेस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ पेंटिंग फ्लरिश्ड प्राइमरली ड्यू टू wealth from trade routes and merchant patronage, especially the Jain communities. Royal Mughal patronage, Buddhist monastic support, direct Persian influence from Central Asia. सो अगर हमने थोड़ा बहुत भी वेस्टर्न इंडियन स्कूल को पढ़ा है तो उसको जैन स्कूल भी कहा जाता है, तो आप वहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते थे। स्पेशली जैन कम्युनिटी जो थी वो, उनकी वजह से ये चीज़ ज़्यादा फ्लरिश हुई थी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। द कॉन्सेप्ट ऑफ शास्त्रदान इन जैन पेंटिंग ट्रेडिशन रेफर्स टू, जैन पेंटिंग ट्रेडिशन में शास्त्रदान किसे कहा जाता है? सो यहाँ का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, डोनेशन ऑफ इलस्ट्रेटेड बुक्स टू मोनेस्ट्री लाइब्रेरीज कॉल्ड भंडार्स। तो वहाँ के लिए ये बुक्स दी जाती थी और इनको भंडार्स मतलब उसमें रखा जाता था। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, द कल्प सूत्र। अब ये कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, आपकी बुक में बहुत क्लियरली ये नाम मेंशन है, इसीलिए इनमें से एक एक दो दो क्वेश्चंस हमने उठाए हैं। सो आप इनका भी मतलब एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा कि आपको इन क्वेश्चंस को लेके। द कल्प सूत्र, द मोस्ट वाइडली इलस्ट्रेटेड जैन कैनोनिकल टेक्स्ट प्राइमरीली नरेट। सब कल्प सूत्र में बेसिकली है क्या? कॉस्मोलॉजिकल कंसेप्ट्स अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स, एडवेंचर्स ऑफ आचार्य काल का, इवेंट्स फ्रॉम द लाइव्स ऑफ 24 तीर्थंकर। यहाँ आपको समझ आ जाएगा कि यही है कल्प सूत्र में। बेसिकली करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, इवेंट्स फ्रॉम द लाइव्स ऑफ 24 तीर्थंकर्स फ्रॉम बर्थ टू साल्वेशन। Question number 17. The 5 key incidents from तीर्थंकर lives in the कल्प सूत्र are. कौन से 5 इंसिडेंट कल्प सूत्र में जो हमने बोला कि इन तीर्थंकरों के ऊपर ये पेंटिंग्स बनी है, तो उनकी ज़िंदगी के कौन से अहम हिस्से या कौन से पार्ट्स को हाईलाइट किया गया है? सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है।
कंसेप्शन से लेके बर्थ, रिनंसिएशन, इनलाइटनमेंट, फर्स्ट सर्मन एंड साल्वेशन, मतलब एक तरह से ज़िंदगी के वो 5 पहलू जो मेन पहलू थे उन सबको यहाँ पे वो लोग कवर करते थे। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। कालकाश्चर्य नरेट्स द स्टोरी ऑफ आचार्य कालका हु अंडरटेक्स अ मिशन टू, करेक्ट ऑप्शन इसका है रेस्क्यू हिज अबडक्टेड सिस्टर अ जैन नन फ्रॉम एन इविल किंग। क्वेश्चन नंबर 18 में किसकी कौन सी कहानी बताई गई है? तो कहानी वो है कि उनकी जो जैन साध्वी, उनकी जो सिस्टर थी, उसके जो स्टोरी है उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, द संग्रहिणी सूत्र composed in 12th century is best described as। सो अगर एक स्टेटमेंट उस सूत्र के बारे में बोलनी हो या कहनी हो या समझनी हो तो हम क्या बात कहेंगे? सो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कॉस्मोलॉजिकल टेक्स्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स एंड मैपिंग ऑफ स्पेस, संग्रहिणी सूत्र, ऑप्शन नंबर बी। सो ये लर्न कर लीजिएगा कुछ चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, द उत्तराध्याना सूत्र कंटेन्स। अब आप ये कहेंगे कि थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बट ये सब सूत्रों को वहाँ पे डिस्कस किया गया है आपके एनसीईआरटी में भी। सो थोड़ा सा पढ़ने के लिए, और अगर नहीं भी है तो एक दो बार सुन लीजिएगा तो थोड़ा सा माइंड में ये चीज़ें बैठ जाएंगी आपके। सो इस सूत्र में उन्होंने पूछा है कि क्या बना है। सो आप उनके ना ये मैन्युस्क्रिप्ट से नाम भी लिख सकते हैं और उनके टॉपिक्स भी साथ में मेंशन करते हैं ब्रीफ नोट्स के लिए। आप एनसीईआरटी की बुक में भी अंडरलाइन कर सकते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, द टीचिंग्स ऑफ महावीर प्रिस्क्राइबिंग द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मॉन्क्स। तो मॉन्क्स के लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए वो महावीर ने जो बताए हैं वो इस सूत्र में लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 3-dimensionality of the face of Jain paintings was attempted through। तो 3 डायमेंशनल जो जैन पेंटिंग्स में दिखाया जाता है वो किस तरह से आपको पता चलता है कि ये 3D एस्पेक्ट इन्होंने दिखाया है। सो उसमें क्या होता था, एडिशन ऑफ ए फर्दर आई ऑन द फेस, प्रोट्रूडेड आई, एक आंख बाहर को बना के, आपको पेंटिंग्स जो पिक्चर्स हैं आपकी बुक में वहाँ पे भी देखना, आंख बाहर की तरफ बनी हुई है। सो उससे वो 3D इफेक्ट देते थे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। The presence of sultanate domes and pointed arcs in Jain paintings indicate। अब जैन पेंटिंग्स में जो आर्क्स वगैरह पॉइंटेड जो डोम शेप्स या आर्क्स दिखाई जाती हैं उसका क्या मतलब है? द पोलिटिकल प्रेजेंस ऑफ सुल्तान्स इन गुजरात, मंडू, जौनपुर एंड पटना। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। दीज पेंटिंग्स वर कमीशन बाय मुस्लिम रूलर, ऐसा नहीं था। जैन पेट्रन्स प्रेफर्ड इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल, ऐसा भी नहीं था कि स्पेसिफिकली उस स्टाइल का बनाना था तो इसलिए उन्होंने करा है। कि वो ट्रेवल टू सेंट्रल एशिया फॉर ट्रेनिंग, ऐसा भी नहीं था। तो करेक्ट ऑप्शन इज पॉलिटिकल प्रेजेंस। देखो वो जो आपने जब भी मिनिएचर्स पढ़ा है, इन्फ्लुएंसेस पढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल जितने भी इन्फ्लुएंसेस होते थे ये मैटर करती हैं चीज़ें, और कहीं ना कहीं आर्ट में भी आई हैं और उनके इन्फ्लुएंसेस रहे हैं। सो इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट क्रिएटिव फेज ऑफ जैन पेंटिंग्स लास्टेड अप्रॉक्सीमेटली 100 ईयर्स फ्रॉम। सो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब है कि जैन पेंटिंग्स का आपको टाइम पीरियड गेस करना है कि कौन सा है। सो इसमें आंसर नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी है, 1350 to 1450 CE। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द क्रिएटिव फेज अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट वॉज ऑब्जर्व्ड। क्या हुआ था इस फेज में? ये किस तरह की पेंटिंग्स हुई थी? मिनिएचर फॉर्मेट टू लार्ज स्केल म्यूरल्स, यूज ऑफ गोल्ड ओनली टू ओनली नेचुरल पिगमेंट्स, iconic representation to inclusion of landscape, dance poses and musician in margins, and palm leaf to canvas as painting surface। canvas तो भी नहीं आया, पेपर का इन्वेंशन बाद में शुरू हो गया था इस टाइम के बाद। बट अगर हम इसमें करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। सो क्योंकि इसमें जो रिप्रेजेंटेशन है इस टाइम पीरियड में कि किस तरह का अलग कुछ होना शुरू हो गया था, अलग ये था कि लैंडस्केप्स ऐड होने, क्योंकि अर्लियर बहुत सिंपल पेंटिंग्स बनती थी, जस्ट 1 फिगर इन द सेंटर और 2 मैक्सिमम 3, और नेचर के नाम पे भी बहुत लिमिटेड चीज़ें बनाई जाती थी। तो यहाँ पे आके लैंडस्केप, डांस पोजेस और म्यूजिशियन भी मार्जिन्स में बनने शुरू हो गए थे। सो ये जो कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं ना, इनको आपने माइंड में ज़रूर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
The lavish use of gold and lapis lazuli in Jain paintings primarily indicated. तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? The wealth and the social status of their patron. ऑब्वियसली गोल्ड तो आपको पता ही है कि किस चीज़ में ज़्यादा हाईलाइट होता है, तो आप उस तरह से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं. रिलीजियस सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मटेरियल इन जैनिज्म? नहीं. इन्फ्लुएंस ऑफ पर्शियन पेंटिंग? नो. सुपीरियर आर्टिस्टिक स्किल ऑफ जैन पेंटर्स? नहीं. सो करेक्ट ऑप्शन इज द वेल्थ एंड सोशल स्टेटस ऑफ देयर पैट्रन. तो इसलिए वो गोल्ड और लेपिस लाजुली महंगा कलर होता था, मतलब महंगी पिगमेंट है ये, सो उसके लिए ये यूज़ की जाता था. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पेपर वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज अ पेंटिंग सर्फेस इन इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट ट्रेडिशन. कब यूज़ होना शुरू हो गया था या कब ये यूज़ में लेने लग गए थे? सो 11th, 12th, 13th और 14th सेंचुरी. तो 14th सेंचुरी के आसपास पेपर का इन्वेंशन हो गया था और हमने पढ़ा है. उसके बाद बहुत ब्राइट कॉम्पोजिशंस निकल के आई. उसके बाद तो मिनिएचर का आप कहें कि एक तरह से पैमाना ही बदल गया कि बहुत ब्राइट एंड रिचली ब्राइट कॉम्पोजिशन बननी शुरू हो गई थी उस सर्फेस की वजह से, पेपर की इन्वेंशन की वजह से. सो वो 14th सेंचुरी में शुरू हो गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्लिएस्ट सर्वाइविंग palm leaf manuscript from western Indian dates back to the earliest surviving palm leaf manuscript from western Indian. तो यहाँ पे उसका टाइम पीरियड पूछा गया है, 9th, 11th, 13th और 15th. सो इट्स 11th century. The wooden covers placed on top and bottom of the manuscript pages for protection was called पाटलीस. ये तो आपने बहुत इजीली मतलब पढ़ा ही होगा कि जो कवर होते हैं ऊपर और नीचे, जो वुडन के साथ उस बुक को धागे से बांध दिया जाता था, तो जो कवर पेज का एक पर्पस सॉल्व करते थे तो उनको पाटलीस कहा जाता था. ऑन अर्ली पाम लीव्स पेंटिंग वर इनिशियली लार्जली कन्फाइंड टू पाटलीस बिकॉज द नैरो एंड द स्मॉल स्पेस ऑन पाम लीव्स लिमिटेड पेंटेड एरिया. इन्होंने क्वेश्चन क्या है कि अर्ली पाम लीव्स, जो पाम लीव्स पे पेंटिंग्स बनती थी, तो पेंटिंग वॉज इनिशियली लार्जली कन्फाइंड टू पार्टलीज. क्यों उनको पार्टलीज में रखा जाता था, उसका कारण क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन है नैरो एंड स्मॉल स्पेस ऑन पाम लीव लिमिटेड पेंटेड एरिया. क्योंकि पत्तों के ऊपर वो पाम लीव्स पे बन रही हैं और उनको प्रिजर्व करने के लिए ऊपर और नीचे वो वुडन ऐसा लगाते थे. नाउ द क्वेश्चन नंबर 30, द इंडिजिनस स्टाइल ऑफ लेट 15th to 16th century पेंटिंग इज ऑल्सो रेफर्ड एज. तो इस स्टाइल को, जो 15th से 16th सेंचुरी में जो इंडिजिनस स्टाइल था, उसको क्या और कहा जाता है? ऑप्शंस हैं पोस्ट मुगल, पोस्ट राजस्थानी, प्री मुगल, प्री राजस्थानी, न्यू पर्शियन, इंडो पर्शियन, प्रोटो पहाड़ी और अर्ली पहाड़ी. सो इसका करेक्ट आंसर मुझे लगता है जब आपने जिस सीक्वेंस में मिनिएचर पेंटिंग क्लास 12th में भी पढ़ी हैं, सो यू कैन ईजीली गेस कि इस टाइम पीरियड को प्री मुगल और प्री राजस्थानी कहा जाता है. A distinctive stylistic feature of the indigenous style was highly detailed और realistic landscape बने हैं, Persian style floral border बने हैं, strictly frontal depiction of all human figures हैं, या transparency of fabrics हैं, Odhani's ballooned over heroine's head with stiff standing edges. मतलब ओढ़नी जो ट्रांसपेरेंट चुन्नी दिखाई जाती थी, बट जो किनारे होते थे वो थोड़े से स्टिफ दिखाए जाते थे. सो प्री मुगल में तो बच्चा ये ट्रांसपेरेंट ओढ़नी वाला बहुत बेहतरीन ये फीचर एक ऐड हो गया था. सो ट्रांसपेरेंसी ऑफ फैब्रिक्स इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्मल एलिमेंट्स ऑफ द इंडिजिनस स्टाइल मेड देयर वे इनटू. मतलब ये बाद में किस में आपको देखने को मिलता है, या जो भी एलिमेंट्स इंडिजिनस स्टाइल में थे? सो मुगल पेंटिंग, पाल पेंटिंग, 17th सेंचुरी राजस्थानी पेंटिंग, या बंगाल स्कूल ऑफ 19th सेंचुरी. बंगाल तो वैसे ही रेस से बाहर है क्योंकि मिनिएचर स्कूल नहीं है. पाल क्योंकि पहले का स्कूल है. तो इसका टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं 15th, 16th. और फॉर्मल एलिमेंट ऑफ इंडिजिनस, तो मतलब ये मुगल और आप राजस्थानी के बीच में आएंगे, तो राजस्थानी इसका करेक्ट आंसर है. 17th सेंचुरी अर्ली राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सल्तनत स्कूल ऑफ पेंटिंग इज डिस्क्राइब्ड एज रिप्रेजेंटिंग मोर ऑफ अ स्कूल विद डिस्टिंक्ट रूल्स एंड ट्रेनिंग्स, style than a school, a hybrid of the Persian and indigenous pictorial style. So obviously सल्तनत स्कूल है तो थोड़ा सा पर्शियन आर्ट, बट इंडिजिनस आर्ट ये भी आपने बार बार मिनिएचर्स में पढ़ा है कि इन्फ्लुएंस क्योंकि हमारे यहाँ पे बनी, नो डाउट पर्शिया से आए, वो अपना आर्ट लेके आए, बट उसका मिक्सचर ये ब्लेंड रहा है. सो इधर करेक्ट ऑप्शन आपका रहेगा स्टाइल देन अ स्कूल.
अ हाइब्रिड ऑफ पर्शियन एंड इंडिजिनस पिक्टोरियल स्टाइल, कि स्कूल देखें टर्म हम किस लिए यूज़ करते हैं। सो ये कुछ वीडियोस हैं जो बेसिक्स आपको इन्फॉर्मेशन देगी। इंट्रोडक्शन टू मिनिएचर पेंटिंग जैसे आप उनमें से भी ये चीज़ें छोटी छोटी समझ सकते हो, ये जो टर्मिनोलॉजी बीच बीच में आ रही है। दिस स्कूल इमर्ज फ्रॉम द कोलैबोरेशन ऑफ, अब ये जो सल्तनत स्कूल की हम बात कर रहे हैं या उसके बाद की जो जिन स्कूल्स की बात कर रहे हैं, तो ये कोलैबोरेशन किसका था? फ्यू सेंट्रल एशियन आर्टिस्ट्स इन सल्तनत कोर्ट्स वर्किंग विद लोकल आर्टिस्ट। तो ऑब्वियसली जो उन कोर्ट्स में काम कर रहे थे और लोकल आर्ट जो वहाँ पे चल रहा था उसका ही कॉम्बिनेशन होगा ना। सो करेक्ट आंसर इज ए। निमतनामा बुक ऑफ डेलिकेसीज वॉज पेंटेड एट, अब निमतनामा कहाँ पे पेंट की गई है? ये कुछ क्वेश्चंस बीच में से आ जाते हैं आपको CUET में भी। निमतनामा वॉज पेंटेड एट, करेक्ट ऑप्शन इज आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी, मांडू। निमतनामा इज प्राइमरीली डिस्क्राइब्ड एज अ बुक ऑफ, ये किसकी बुक थी, मतलब इसमें क्या था, क्या टॉपिक था इस बुक का? रेसिपीज विद द सेक्शंस ऑन हंटिंग, मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स एंड परफ्यूम्स। सो नोट कर लीजिएगा, निमतनामा में हंटिंग के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर, कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम्स के नॉलेज के बारे में या उसके बारे में प्राइमरीली डिस्क्रिप्शन हमें इन चीज़ों का ज़्यादा मिलता है। द लॉर्ड चंदा पेंटिंग रिप्रेजेंट स्टोरीज विद अंडरटोन्स ऑफ, अब लॉर्ड चंदा, लॉर्ड पंचासी, ये बहुत सी ऐसी टर्म्स बच्चा जब हम आर्ट में जाते हैं तो हमें ये सुनने को मिलती हैं या पढ़ने को मिलती हैं। सो बहुत से क्वेश्चंस हैं जो CUET में जैसे आपको बहुत डिटेल में इसमें नहीं आएगा, बट ऐसा हम कह भी नहीं सकते कि नहीं आएगा, क्योंकि जो बुक में मेंशन हो गया है उनमें से एक्सपेक्टेड हो ही जाता है। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा की तैयारी करी बेटर है, और जितना भी आप टीचिंग और इस तरह के क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस कई बार उसमें आ जाते हैं। लॉर्ड चंदा पेंटिंग रिप्रेजेंट स्टोरीज विद अंडरटोन ऑफ, ऑप्शन नंबर बी, सूफी आइडियाज़। भक्ति, डिवोशनलिज्म, तांत्रिक, बुद्धिज़्म, शिवा माइथोलॉजी, नहीं, सूफी आइडियाज़, मतलब उसकी विचारधारा से रिलेटेड जो भी लोकप्रिय कथाएं हैं उनके ऊपर ये सब कहानियाँ जितनी भी थी और उससे रिलेटेड पेंटिंग्स इसमें बनी हैं। द पाल पीरियड रिप्रेजेंट्स, पाल स्कूल जो था बुद्धिज़्म के ऊपर बेस्ड था। सो क्लियरली द लास्ट ग्रेट फेज ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट इन इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है नालंदा एंड विक्रमशिला आर डिस्क्राइब्ड एज अ ग्रेट सेंटर्स ऑफ, सो बुद्धिस्ट लर्निंग, आर्ट एंड मैन्युस्क्रिप्ट इलास्ट्रेशन। सो करेक्ट ऑप्शन इज नालंदा या विक्रमशिला में जो सेंटर्स थे वो बुद्धिस्ट लर्निंग, आर्ट एंड मैन्युस्क्रिप्ट इलास्ट्रेशन इसमें होता था। पाल बुद्धिस्ट आर्ट वॉज डिस्पर्स्ड टू नेपाल, तिब्बत, बर्मा, श्रीलंका एंड जावा प्राइमरीली थ्रू। अब इन्होंने बोला है कि पाल स्कूल ऑफ आर्ट हमारे यहाँ था, बट ये हर जगह कैसे फैला, इन जगहों पे कैसे या किस तरह से पहुंचा? सो इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स एंड पिलग्रिम्स हु टुक बैक ब्रॉन्ज एंड मैन्युस्क्रिप्ट स्पेसिमन। सो कुछ जो मूर्तियाँ भी लेके गए, कुछ जो ऐसा बुक मैन्युस्क्रिप्ट बुक्स भी लेके गए, इलास्ट्रेशंस जो थी, सो उसके थ्रू ये आप कहें कि वहाँ तक ये पहुँचा, ये आर्ट या इस तरह का आर्ट वर्क। सो वो माध्यम रहा इन चीज़ों का वहाँ तक जाने के लिए। तो अभी तक हमने ये जो कुछ क्वेश्चंस पढ़े, ये कॉन्सेप्चुअल या एनालिटिकल हम क्वेश्चंस की कैटेगरी में रखते हैं। अब हम कुछ एजर्शन रीज़न बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। एजर्शन रीज़न में बेटा एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आपको जो स्टेटमेंट दी गई है, सबसे पहले वो देखो वो करेक्ट है या नहीं, उसका रीज़न करेक्ट है या नहीं। अब जो स्टेटमेंट दी गई है उसी का ही रीज़न है या नहीं। सो अगर रीज़न और असर्शन एंड रीज़न दोनों हैं ट्रू, और जो रीज़न है वो असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है, तो ये आता है A एंड R आर ट्रू एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। लेकिन अगर A सही है, R सही है, बट वो जस्टिफाई स्टेटमेंट को नहीं कर रहा है, तो फिर हम ये करेंगे बोथ आर ट्रू बट नॉट जस्टिफाइंग द स्टेटमेंट जो असर्शन है। सो इस वे में आपकी 4 ऑप्शंस रहती हैं। सो आप ये जैसे लिखा होता है बोथ A एंड R आर करेक्ट एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, जब दोनों सही हों स्टेटमेंट्स और रीज़न असर्शन को जस्टिफाई कर रही हो। बोथ A एंड R आर करेक्ट बट R इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। मुझे लगता है ये भी क्लियर होगा। थर्ड ऑप्शन रहता है A इज़ ट्रू बट R इज़ फॉल्स।
या A is correct और R is incorrect, and A is incorrect but R is correct. So ऐसा 4 ऑप्शंस रहते हैं, तो उसमें माइंडफुली आपको ये देखना होता है. तो इसमें फर्स्ट assertion अगर हम पढ़ें, assertion है the चित्र सूत्र became the basis of all styles schools of painting in India. Reason, the canons were read, understood and followed by the artists through centuries. करेक्ट ऑप्शन इज ए. ये दोनों ही सही स्टेटमेंट्स हैं और उसको सीक्वेंस में है. आप बिकॉज लगा के देख लें, एज लगा के देख लें, अगर आपको लगता है कि फ्लो में बैठ रहा है तो ऑप्शन 1 ही होगा. एजर्शन, मिनिएचर पेंटिंग वर नेवर इंटेंडेड फॉर वॉल्स. रीजन, वॉल्स वर ऑलरेडी डेकोरेटेड विद म्यूरल्स. मिनिएचर्स वर हैंड हेल्ड फॉर क्लोजर ऑब्जर्वेशन. ऑब्वियसली इन्होंने मिनिएचर के बारे में बोला है, बिल्कुल सही है. और आगे वाले स्टेटमेंट में उन्होंने ये जस्टिफिकेशन दी है कि क्यों ये स्टेटमेंट इस तरह से दी गई है. सो बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, द जैन कम्युनिटी बिकेम सिग्निफिकेंट पेट्रन ऑफ पेंटिंग. असर्शन है. रीजन, जैन मॉन्क्स वर ट्रेन्ड एज प्रोफेशनल पेंटर्स इन मोनेस्ट्रीज. ऐसा नहीं था. देखो पहली स्टेटमेंट सही है, जैन कम्युनिटी बिकेम सफिशिएंट पेट्रन ऑफ पेंटिंग, तो उन्होंने करवाया पेंटिंग. सो जैन मॉन्क्स वर ट्रेन्ड एज अ प्रोफेशनल पेंटर्स इन मोनेस्ट्रीज. ऐसा तो ये स्टेटमेंट नहीं है ना, हमने कहीं पे पढ़ा है. सो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. नेक्स्ट असर्शन है, द सल्तनत स्कूल रिफ्लेक्टेड प्योरली पर्शियन आर्टिस्टिक ट्रेडिशन. प्योरली पर्शियन आर्टिस्टिक ट्रेडिशन, अभी तक हम पढ़ भी चुके हैं इस बारे में. सो क्या ये सही है? द सल्तनत स्कूल रिफ्लेक्टेड प्योरली पर्शियन आर्टिस्टिक ट्रेडिशन. Central Asian artists created painting without any local influence. So जो सल्तनत स्कूल था वो प्योरली पर्शियन स्टाइल था, ठीक है. और सेंट्रल एशियन आर्टिस्ट क्रिएटेड पेंटिंग्स विदाउट एनी लोकल इन्फ्लुएंसेस. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी. दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं. सो बोथ आर नॉट करेक्ट, या हम कह सकते हैं इनकरेक्ट. Next assertion is undated paintings are ascribed hypothetical time frames by scholars. Reason, this is done on the basis of style circumstantial evidence since colophon pages have gone missing. So जैसे हमने बोला कि कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स के पीछे एक पेज रहता था जिसमें टाइटल या किसने बनवाया, कहाँ बनवाया, किस डेट में बना, वो सब रहता था. बट क्योंकि हिस्ट्री में ये सब मिसिंग हो गए कुछ, सो उन्होंने जो हाइपोथेटिकल टाइम फ्रेम्स बाय स्कॉलर्स के थ्रू जिस स्टाइल का वो काम है उस स्टाइल के अंदर डाल दिया गया स्टडीज़ के बेसिस पे कि इस तरह का काम दिख रहा है, इन थीम्स पे है, इस स्टाइल का है, तो इसके अंदर डाला जाता है. सो उसके बारे में ये बोला गया है कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं. सो द करेक्ट, बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नेक्स्ट असर्शन है, द पाल स्कूल एंड जैन स्कूल बोथ वर यूज्ड पाम लीव्स एज पेंटिंग सरफेस. जी बिल्कुल सही. बोथ स्कूल शेयर्ड द सेम स्टाइलिस्टिक फीचर्स ऑफ थिन वायरी लाइन्स एंड ब्राइट कलर्स. सो इसका ऑप्शन है कि नहीं बच्चा, पाल और जैन दोनों में फ़र्क तो था स्टाइल में. ये दोनों स्कूल पाम लीव्स पे बने हैं इनके पेंटिंग्स, बट सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है. सो द करेक्ट आंसर इज सी. ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ इनकरेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा एंड विक्रमशिला ऑल्सो सर्व्ड एज अ सेंटर फॉर ब्रॉन्ज कास्टिंग. ट्रू. दीज सेंटर्स हैड वर्कशॉप फॉर कास्टिंग ब्रॉन्ज इमेजेस. Yes, true. So both are correct and R is the correct explanation of A. Next question, text on a manuscript folio was always written on the topmost portion. ऐसा तो नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है. Sometime text was found behind the work of art, not in front. हाँ, ये तो मतलब हम कह सकते हैं कि कई बार ये पीछे लिखे रहते थे, तो ये स्टेटमेंट सही है. रीज़न वाली स्टेटमेंट सही है बट असर्शन वाली सही नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं था कि टॉप में लिखा रहता था. आपने ध्यान से देखना, पिक्चर बीच में जो आपके स्टार्टिंग में भी बनी है, सेंटर में पिक्चर है, दोनों तरफ टेक्स्ट होता था अर्लियर जो शुरुआती हम मिनिएचर्स की बात करें. सो ए इज़ इनकरेक्ट एंड आर इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन. द निम्मतनामा वॉज पेंटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ नासिर शाह खलजी. इसमें लिखा है कि निम्मतनामा किसके रेन के अंडर पेंट की गई. नासिर शाह खलजी रूल्ड एज मांडू फ्रॉम 1500 to 1510 CE.
सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए, ये दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं और उसका असर्शन जो है रीज़न जो है वो असर्शन को जस्टिफाई करता है। यस, निमतनामा वॉज पेंटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ नासिर शाह और इन्होंने रूल किया था मांडू पे और टाइम पीरियड भी वहाँ का दिया गया है। सो ये कॉन्टिन्यूटी में स्टेटमेंट बैठ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन, मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग कुड बी फाउंड इन किंगडम्स फार फ्रॉम देयर ओरिजिन। हाँ, ये हमने पहले भी पढ़ा है ना कि हमने समझा है इस क्वेश्चन को कि यस, अ मेवाड़ पेंटिंग कुड बी फाउंड विद द बूंदी किंग ड्यू टू गिफ्टिंग, ट्रेडिंग एंड ट्रेवल। सो हाँ, ये जब जाते थे राजे महाराजे एक दूसरे के पास, जैसे हमने रीजंस पहले भी समझे हैं कि क्यों ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे कहीं किसी रीजन का किसी और रीजन में पाया गया बाद में, तो उसके भी रीजंस हमने पहले डिस्कस किए हैं। सो इसका आंसर है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन पेंटिंग डिस्प्लेड अ स्कीमेटिक एंड सिंप्लीफाइड विजुअल लैंग्वेज। रीजन इसका दिया गया है, जैन आर्टिस्ट वर प्रोहिबिटेड बाय रिलीजियस लॉ फ्रॉम डिपिक्टिंग रियलिस्टिक ह्यूमन फिगर्स। नहीं बच्चा, इसमें असर्शन बिल्कुल सही है। जैन पेंटिंग डिस्प्लेड स्कीमेटिक एंड सिंप्लीफाइड विजुअल लैंग्वेज। सिंप्लीफाइड विजुअल लैंग्वेज थी, बहुत खूबसूरत और एक सिंप्लिसिटी लिए हुए ये पेंटिंग्स थी, बट ऐसा कहीं पे भी हमने नहीं पढ़ा है कि वो प्रोहिबिटेड थे वो आर्टिस्ट या इस तरह का कोई स्टेटमेंट हमने नहीं पढ़ी है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ए इज करेक्ट बट आर इज incorrect. Next question is question number 52. Trishala dream about 14 objects upon conceiving Mahavir. हाँ, ये स्टेटमेंट हमने पढ़ा है कि उन्होंने ऐसा ड्रीम उनको आया था और वो ड्रीम पिक्चराइजेशन भी उसकी हमें दिखती है। अब रीज़न इसका दिया गया है, एन एस्ट्रोलॉजर टोल्ड हर द ड्रीम, जो उसका मतलब उन्होंने बताया कि उनका जो बेटा है वो बहुत बड़ा सेंट या राजा बनेगा। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है, बट दोनों ही ठीक हैं स्टेटमेंट अपनी जगह, बट वो रीज़न जो है वो असर्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है अगर हम ध्यान से देखें तो, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि अगर वो सही होता तो वो उनके जो 14 ऑब्जेक्ट्स का एक्सप्लेनेशन होता कि क्या क्या दिखाया है और इसका क्या मतलब है क्या नहीं है, उस तरह से। क्वेश्चन नंबर 53, असर्शन, द अष्ट सहर्षिका प्रचना परमिता हैज 6 पेजेस ऑफ इलस्ट्रेशन एंड वुडन कवर्स पेंटेड ऑन बोथ साइड्स। हाँ जी, इसमें है 6 पेजेस हैं और इलास्ट्रेशंस हैं और वुडन कवर्स ऊपर और नीचे हैं। रीज़न इसका ये दिया गया है, इट वॉज पेंटेड एट नालंदा इन द 15th ईयर ऑफ रामपाल्स रेन। सो इन्होंने ये बोला है कि ये 15th ईयर ऑफ रामपाल रेन में उस टाइम पीरियड पे बनाई गई है। तो अगर हम ऑप्शंस को देखें, इसी को देख के आपको क्या लगता है ये सीक्वेंस में रीज़न आया है? सो करेक्ट ऑप्शन है कि बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट but R is not the correct explanation of A. Next question, the sculptural and painterly image of Pal school have a similar visual language. रीज़न इसका दिया गया है, दिस इज कंपेयर टू द रिलेशनशिप बिटवीन स्कल्पचर एंड पेंटिंग एट अजंता। देखें बच्चा, जो फर्स्ट स्टेटमेंट इन्होंने दी है उसको ध्यान से समझे। द स्कल्पचर एंड पेंटरली इमेजेस ऑफ द पाल स्कूल हैव अ सिमिलर विजुअल लैंग्वेज, मतलब किसी से मिलता जुलता है। अब रीज़न ये है, दिस इज कंपेयर टू द रिलेशनशिप बिटवीन स्कल्पचर एंड पेंटिंग एट अजंता। क्या हो सकता है इसका आंसर? दोनों सही हैं या एक सही है एक गलत है, या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है? So correct answer is D. Both are correct, but R is not the correct explanation of A. Last हम assertion reason वाला question करेंगे। इसमें पाल आर्ट came to an end because of natural calamities. पाल आर्ट इसलिए ख़त्म हुआ क्योंकि नेचुरल कैलेमिटीज़ या कुछ डिजास्टर की वजह से। रीज़न, मुस्लिम इन्वेडर्स अटैक्ड एंड कॉज्ड डिस्ट्रक्शन टू द मोनेस्ट्रीज। सो इसका करेक्ट आंसर इज सी, ए इज़ इनकरेक्ट। कोई नेचुरल डिज़ास्टर नहीं था, बट हाँ रीज़न सही है कि मुस्लिम इन्वेडर्स आ गए थे, उन्होंने अटैक करा और मोनेस्ट्रीज़ को हार्म पहुंचाया था। सो ये है हमारे असर्शन रीज़न की सीरीज़। थोड़ा सा दिमाग लगता है बेटा असर्शन रीज़न में, क्वाइट पॉसिबल आपको लगे कि ये आंसर सही नहीं है, ये आंसर हो सकता है, लॉजिक रीजनिंग आप कुछ भी लगाएं या किसी तरह से चलें, बट ये जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना बेटर आप समझना शुरू हो जाएंगे इस साइकोलॉजी को कि किस तरह से असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। सो ये फर्स्ट चैप्टर के हमारे नेक्स्ट जो मैंने सीरीज़ बोली थी, फर्स्ट हमारा एनालिटिकल और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस थे, सेकंड हमने असर्शन रीज़न कवर किए हैं।